देखो भाई डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, सॉल्यूशन लेके आ गए हमारे लिए। सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ह्यूमन बीइंग द इम्प्लांटेशन, सर आगे नहीं बढ़ना, इम्प्लांटेशन मतलब यूट्रस, खत्म। नेक्स्ट देखो हलवा क्वेश्चन, एक और हलवे हलवे आए सारे के सारे। अगला क्या कह रहा है, हो यीस्ट कैसे मल्टीप्लाई होता है। अरे सर एक तो ये बड़ा बदमाश है, ये कह रहा है यीस्ट कैसे मल्टीप्लाई होता है। सर बचपन में ही सीख लिया था 7th क्लास में, 10th का तो क्वेश्चन भी नहीं है। ये यीस्ट के ऊपर एक छोटी सी बर्ड निकलती है, चेन ऑफ बर्ड, और ये इससे अलग हो जाती है, प्रोसेस बडिंग, खत्म। नेक्स्ट देखो थर्ड क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट जो कि क्लोजिंग और ओपनिंग करवाता है स्टोमेटा की। सर 7th क्लास का क्वेश्चन कौन करवाता है, सर गार्ड सेल, खत्म। नेक्स्ट देखो मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हैं, कोई कहेगा भी नहीं है 10th का पेपर है, 7th क्लास के बच्चे कर ले ये पेपर, इतना इजी पेपर। ओह सर ये आपने जरूर कहा था जब क्लास में पढ़ा, तब भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना एक बार, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो इसमें गलती किसने और कहाँ की होगी। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक ही पढ़ा तो आपको ये वाला भी सही लगा होगा और ये वाला भी सही लगा होगा, अगर क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा है। लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हो, अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है इन मसल्स, पैर दुखते हैं, क्यों दुखते हैं, क्रैम्स क्यों आते हैं। ये भाई साहब दुखी आ रही है जो हमारे पैरों में क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। कौन है ये, आपका लैक्टिक एसिड। सर 5 मिनट भी नहीं लगे, 5 MCQ हो गए सर, 5 नंबर तो जेब में। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, अरे सर फिर से फर्जी क्वेश्चन, कल ही पढ़ाया था ये तो आपको मैंने बायोमैग्निफिकेशन में। आपसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है, जो डिग्रेड नहीं होता अपने आप। सर पेपर अपने आप हो जाता है, वुड अपने आप हो जाती है, वेजिटेबल पील, इन सबको तो छोड़ दो, ये अपने आप थोड़े सालों में गायब हो जाएंगे। पर ये जो भाई साहब है ना, ये केमिकल है, ये अपने आप गायब नहीं होगा, ये जब तक है तब तक पड़ा रहेगा। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। हाँ इजी क्वेश्चन, मतलब सर मतलब बायो तो उन्होंने ऐसे दे दी है कि बस नींद में भी पढ़ के चले जाओ। देखो एक और इजी क्वेश्चन, अरे सर मत करो सर, लेकिन मैं क्या करूँ, अब सीबीएसई ने पेपर इतना इजी दे दिया। क्या कह रहा है देखो, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्यों है वो सुनना। ह्यूमन एग फर्टिलाइज हो रहा है स्पर्म की हेल्प से, क्रोमोसोम कौन सा है, वाई। तो सर ये कह रहा है कि जो फादर है उससे वाई क्रोमोसोम आ रहा है, मदर से तो कौन सा आता है बेटा, एक्स आता है। ये तो हम सबको पता है। अब देखो इसमें आपने गलती क्या की होगी, अगर आप करके आए हो तो वैसे तो 99% आप नहीं की होगी, अगर 1% चांस है तो क्या की होगी, आपने जब इन दोनों को क्रॉस कराया, इससे जो जाइगोट बनता है, क्लास में भी आपको बहुत बार पढ़ाया है, ये जो जाइगोट होता है इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, 44 प्लस। अब इस प्लस में क्या लिखूं, अरे प्लस में सर वो लिखना है जो मदर और फादर से आ रहा है। तो देखो इस केस में मदर और फादर से क्या आ रहा है सर, एक्स और वाई आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई गलती से मूर्खों की तरह 22 प्लस XY करके आया है तो बेटा देखो वो तो गलत है, अब वो तो आपकी गलती है। यहाँ पे आपको पता है जाइगोट में आधे क्रोमोसोम्स यहाँ से आते हैं, आधे यहाँ से आते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, वीडियो अगर देख के गए हो, N और N जब मिक्स होते हैं तो 2N बन जाते हैं। ये वीडियो के अंदर है बाकायदा, आप इस चैप्टर की वीडियो उठाना, उसमें देखना N और N 2N मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44XY, खत्म। सर 6 नंबर तो आ गए सर हमारे, बहुत इजी था। अब ये देखो सर फिर से एक बच्चा वाला सवाल, क्या कह रहा है, आपको रीजन देना है एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट का, इतना वेस्ट क्यों बढ़ रहा है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यूज एंड थ्रो पॉलिसी। हमारी तो पॉलिसी इतनी गंदी है, खाया फेंक दिया इसलिए वेस्ट बढ़ता है, तो सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेज फूड, आप पैकेज फूड लेके घूमते रहते हो सब जगह, वहीं खाते हो वहीं फेंक देते हो, इसलिए भी वेस्ट बढ़ता है, ये भी सही बात है। थर्ड कह रहा है इंक्रीजिंग द कंस्ट्रक्शन वेस्ट, सही बात है, इतना कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है दिनों दिन और उसका वेस्ट बढ़ रहा है, तो इसीलिए टोटल वेस्ट भी बढ़ रहा है। प्लस नॉन सॉर्टिंग ऑफ ड्राई और वेस्ट, ये तो हम करते ही नहीं सर। बेचारे मोदी जी कहते कहते थक गए कि प्लीज आपके घर घर गाड़ी भेजिए, वेस्ट को अलग अलग डब्बे में डालो, पर हम डालते हैं क्या, नहीं डालते, और इस दिन में हम डालेंगे भी नहीं, हमें ऐसा लगता है। प्लीज इसको सुधारो। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बिकॉज ये चारों क्या है 100% सही है सर। इतना इजी क्वेश्चन आया है, देख लो बाप। अगर इस पेपर में भी अगर आपने 1 नंबर भी घटाया है तो फिर तो बेटा देखो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ओहो सर पेरिस्टेलिक मूवमेंट 7वीं क्लास में पढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट जो है वो ऑल ओवर द गट होता है, सही बात है। और उस पेरिस्टेलिक मूवमेंट की जो गट है उसमें ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्यों हो पाता है, बिकॉज उस गट के अंदर ऐसी मसल्स होती है जो ये मूवमेंट करवाती है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है। तो जो असर्शन और जो रीजन है दोनों ही क्या है इसका, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है,
नेक्स्ट आपका कह रहा है, देखो अगेन एक मोर इजी क्वेश्चन, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन हीट वेव। सही बात है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज इंक्रीज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन द चेन। देखो भाई, अगर आप वेरिएशन एक्यूमुलेट करोगे तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। 100% सही बात है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो और है सर, देखो एक और इजी क्वेश्चन, ये तो और में आया था, अगर आप वो करके आए तो अच्छी बात है। नहीं तो देखो, प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन करवाता है? साइटोकाइनिन। पता ही होगा, ये तो बहुत इजी है। तो नेक्स्ट इनहिबिशन, देखो मैंने आपको बोला था रोकने वाला, प्लांट के हार्मोन्स में हमने 4 ही पढ़े थे और 4 में रोकने वाला एक ही था, कौन सा? एब्सिसिक एसिड। देखो ये मैंने आपको उसी वीडियो के एंड पार्ट में, देखो एंड में मैंने इस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के एंड में मैंने आपको प्लांट हार्मोन समझाया, जाके देखना, उसमें मैंने सब समझाया। लाइट को डिटेक्ट कौन करता है? ऑक्सीजन। फोटोट्रोपिज्म यही करवाता है, ये भी मैंने आपको समझाया है। और लास्ट विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स प्लांट से अलग हो जाती है, तो सब अलग करने वाला, रोकने वाला, सारे के सारे कौन है? एब्सिसिक एसिड। तो ये आपके इसका आंसर हो गए। आई होप आपने सब सही किए होंगे, एकदम इजी था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो ब्रीफली मेंशन द स्टेप इन डबल सर्कुलेशन थ्रू ह्यूमन हार्ट। अरे सर स्टेप्स पूछे है ना। सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? द ब्लड विल कम टू द राइट एट्रियम, फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स, फिर लंग्स से वापस जब आ रहा है और यहाँ से वापस कहाँ जा रहा है? आपकी बॉडी में। ये स्टेप्स आपको लिखने थे, टोटल 4 स्टेप्स में आपको लिखना था। इससे आप बता सकते हो कि ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन कैसा होता है। बहुत ईजी है। सबसे पहले हार्ट में आएगा, फर्स्ट स्टेप हार्ट, देन हार्ट टू लंग्स, देन लंग्स टू अगेन हार्ट, और हार्ट टू अगेन बॉडी। ये आपको लिखना था। अगर आपने ये लिखा है तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। भाई साहब एनसीईआरटी में से डायग्राम उठा के दे दिया। क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि ये जो पी पार्ट है ये क्या है? सर हमें तो बचपन से पता है ये क्या है, ये है स्टोमेटा। 7th क्लास में भी डायग्राम है, अगर आपकी बुक उठा के आप देखते हो तो। ठीक है। राइट डाउन अ बैलेंस इक्वेशन, मतलब हद होती है कि इतने फर्जी क्वेश्चन दिए। बैलेंस इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सर CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2। सही लिखी ना सर? हो गए मार्क्स पूरे। अरे मूर्खो, बैलेंस पूछिए, बैलेंस करना है तो कुछ नहीं करना है। ये 6 ये 6 खत्म, हो गई बैलेंस। ये देख लो आप कैसे क्वेश्चन आए। अरे इतने इजी क्वेश्चन थे, मतलब खुश हो गए होंगे तुम लोग पेपर देख के तो कि सर ऐसा कोई पेपर बनता है क्या। मेंशन एनी वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग। छोटी क्लासेस में पढ़ते हम, प्लास्टिक बैग यूज करते तो हार्मफुल इफेक्ट क्या आएगा? अरे भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड नहीं होते। तो दीपक सर देखो तो बचा है बात, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड ही नहीं होते। जब डिग्रेड नहीं होते तो आप उसका हार्मफुल इफेक्ट तो कुछ भी लिख सकते हो। कोई एनिमल खाएगा तो वो मर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बेटर अल्टरनेटिव, सर गवर्नमेंट तो रोज कहती है प्लास्टिक बैग छोड़ो, पेपर बैग यूज करो। ठीक है। पैडी फील्ड्स रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, द पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखो इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ाओ। इसने कहा ये जो केमिकल्स है ये हमारी बॉडी में कैसे आता है। कल अगर आप कुछ मत करना, शॉर्ट्स में जाके एक वीडियो देख लेना, बायोमैग्निफिकेशन की मैंने आपको वीडियो बताई थी। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी थी तो उसमें बेटा यही तो था कि वो जो केमिकल जो स्टार्ट हुआ है वो आगे 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 ट्रांसफर करता कहाँ पहुंच गया? ह्यूमन के पास पहुंच गया। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। यही समझाना था आपको। इतना इजी क्वेश्चन था कि उसको किसी ने खाया होगा और फिर उसने जिसको खाया, फिर ह्यूमन ने उस फिश को खाया और अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंच गया? उस ह्यूमन के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्या है, मेंशन द ग्लैंड एंड द हार्मोन। पहली वीडियो ही बनाई थी, उसमें समझाया था इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलो या ये बोलो। और इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है सर? एड्रेनलिन होता है सर। ये तो हमें आंख बंद करके भी आता है सर। 2 रेस्पॉन्सेज क्या होते हैं बेटा? एड्रेनलिन आपको एनर्जी देता है भागने की। कुत्ते वाला एग्जाम्पल याद है ना? तो उस कुत्ते वाले एग्जाम्पल में आप बहुत जोर से भागते हो, तो जोर से जब हम भागते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, प्लस हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। हम लोग बहुत तेजी से रेस्पायर करते हैं। क्यों करते हैं? देखो रेस्पिरेटरी रेट इसलिए तेज हो रही है बिकॉज आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, और हार्ट बीट इसलिए तेज हो रही है ताकि जो ब्लड है वो इस ऑक्सीजन को फास्टली आपकी मसल्स तक पहुंचाएगा, और मसल ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेगी? एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। और आप क्या बन जाओगे? थोड़ा सा याद करो, हुसैन बोल्ट, याद है ना? चलो बढ़िया बात है एकदम। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, किडनीज हेल्प टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड वेरियस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी। नॉर्मली किडनी फिल्टर इतना इतना इतना। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वुमेन कैप्सूल। सर स्ट्रक्चर,
ट्यूबुलर होता है, वो इसका फंक्शन क्या हो गया सर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्टर करता है ब्लड को, ठीक है। ऑल्दो किडनी फिल्टर लार्ज अमाउंट, लेकिन फिर भी हम लोग 1 या 2 लीटर ही यूरिन पास आउट क्यों करते हैं? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। किडनी जो है वो 180 लीटर डेली फिल्टर कर रही है, फिर भी पास आउट 1 से 2 लीटर क्यों कर रहे हो सर? बच्चों जैसे सवाल मत पूछो, क्योंकि 90% तो वापस क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब ही हो जा रहा है, सब वेस्ट थोड़ी है, काम की चीजें तो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है। एंड दैट इज वाई हम लोग इतना ही क्या करते हैं, वेस्ट बाहर निकालते हैं। बहुत इजीली आपने कर लिया होगा। सर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एक्सक्रीशन? 7th क्लास का टॉपिक है। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नेसेसरी क्यों है? अरे नेसेसरी इसलिए सर, वेस्ट रिमूव नहीं करोगे तो जाएगा कहाँ, बॉडी में पड़ा रहेगा। तो वेस्ट रिमूव करना जरूरी है, नहीं तो अल्टीमेटली हमारी क्या हो जाएगी? टाटा बाय बाय। लंग्स और किडनी के बीच में सिमिलैरिटीज। पहली सिमिलरिटी, दोनों का काम है वेस्ट को रिमूव करना। सर कौन सा वेस्ट? किडनी करती है आपके मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, ठीक है। किडनी यूरिया अमोनिया को कर रही है, ठीक है। और आपका जो लंग्स है वो किसको रिमूव करता है? CO2 को रिमूव करता है। प्लस सेकेंड सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही आपकी बॉडी की पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक वर्ड होता है होमोस्टेसिस, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन एन एंजियोस्पर्म फ्लावर। भाई 5 नंबर में इतना फर्जी क्वेश्चन दिया है ना जिसकी कोई हद नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट क्या बनता है? सर जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो। ओव्यूल क्या बनेगा? सीड बनेगा सर। ओवरी क्या बनती है सर? फ्रूट बनती है सर। और सेपल के साथ क्या होता है सर? सेपल प्लांट से क्या हो जाते हैं? डिटैच, मतलब वो वहां से फॉल ऑफ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ऐसे तो क्वेश्चन दिए है। और क्या कह रहा है? जर्मिनेशन को डिफाइन करो। अच्छा जर्मिनेशन को डिफाइन करो, आता ही नहीं सर तो हमें, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन। अरे जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जब एक सीड जर्मिनेट होता है अल्टीमेटली फिर क्या बन जाता है? एक प्लांट बन जाता है, दैट इज जर्मिनेशन। ऐसे क्वेश्चन दिए आपको, देख लो। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, शुगर केन डज नॉट प्रोड्यूस सीड्स, सो नेम द प्रोसेस थ्रू विच। जब सर सीड नहीं है तो एक चीज तो यही क्लिक हो गई कि रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल होगा। अब एसेक्सुअल में कौन सा? तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। उसके अंदर भी बताना हो तो स्टेम कटिंग, ये भी मैंने आपको क्लास में ही समझा रखा है, वीडियो में भी बताया है, स्टेम कटिंग होती है इसमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 2 एडवांटेज क्या है? एक तो फास्टर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा ही था डिफरेंस में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर होता है, तो जल्दी भी हो जाएगा। प्लस सारे के सारे क्या बनेंगे? सिमिलर बनेंगे। सिमिलर बोल रहे हैं, आइडेंटिकल नहीं, सिमिलर, ठीक है। बिसाइड शुगर केन्स, 2 और एग्जांपल दो इस मेथड के। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एग्जांपल तो क्लास 7 में भी पढ़े हैं, रोज है, पोटैटो है, कुछ भी दे दो, ठीक है जी। वाई रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ये भी फर्जी क्वेश्चन। रीजनरेशन पॉसिबल क्यों नहीं है सर? अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम लोग मल्टी सेल्यूलर है, और अगर हम लोग मल्टी सेल्यूलर है तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स। हमारे अंदर बहुत सारे टिश्यूज है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। तो सर इस केस में रीजनरेट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग रीजनरेट नहीं करते, ठीक है जी। और आई थिंक आपका यहाँ पे खत्म, तो फोड़ के आए हो। अब अगले एग्जाम की तैयारी करो। साइंस का तो जो डर था वो तो खत्म हो गया, अब हमें अगले एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। चलो बहुत बहुत गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपका साइंस का पेपर हुआ है। आई होप फिजिक्स और बायो का पेपर अच्छा हुआ हो। केमिस्ट्री का पेपर भी इजी था, तो उसके क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास था, वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यह इंपॉर्टेंट चीज थी आपके पास, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसमें मोस्टली बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा? देखो 2H2O, जब आप ये ब्रेक होता है तो यहां पर आपके पास बनता है 2H2 प्लस O2। तो यहां आप देखोगे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास? 2। ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है मेरे पास? 1। तो मेरा फाइनल रेशो क्या आएगा? 2:1। तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एमसीक्यू था। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड डज नॉट बिलोंग्स टू सेम होमोलॉजियस सीरीज। यहाँ सेम होमोलॉजियस सीरीज का हो रहा, तो होमोलॉजियस सीरीज के अंदर अपन एक चीज क्या चेक करते हैं कि जो डिफरेंस आना चाहिए वो CH2 फंक्शनल ग्रुप में होना चाहिए, करेक्ट? CH2 CH2 CH2। अगर फर्स्ट वाले आप ऑप्शन को देखते हो तो CH4, यह आपके पास है C4H10, सेकंड में C2H6, C3H8, C3H8 एंड C5H8। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर जो C है वो इस होमोलॉजियस सीरीज से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गैप देखेंगे वो CH2 की फॉर्म में मैनेज नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोला जाता है? कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जिनका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों होता है। तो उसमें एल्यूमिनियम एक अपना एक ऐसा मेटल है, जब उसका ऑक्साइड बनता है तो एसिडिक और बेसिक दोनों देता है। तो एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक और बेसिक, और ये किसके साथ जा रहे हैं अपन यहाँ पर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आप देखिए यहां पर एक चीज, यहां हो सकता है कि कुछ बच्चों को डाउट्स आया होगा, कुछ कंफ्यूजन में इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। यहां पर मुझे सॉल्ट दे रखा है, एसिड और बेस दे रखा है, और यहां मेन चीज आपको ये चेक करनी थी। अगर फर्स्ट वाले में अगर अपन चेक करते हैं NaCl, NaCl बनता ही किससे? एसिड और बेस को जब मैं मिक्स करता हूं। लेकिन ये जो चीज बनती है वो न्यूट्रल बनती है, लेकिन यहां इसने क्या दिया है? बेसिक। तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों मेरे इस नेचर ऑफ सॉल्ट के साथ बैलेंस नहीं हो रहे, तो मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊंगा। CH3CONa प्लस CH3COH और ये NaOH, तो इसका नेचर आपका हमेशा क्या होता है? बेसिक होता है। तो एक सैफोनिफिकेशन जब अपन रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज पूछी जाती है कि ये आपका एसिटिक एसिड है या आपके पास कास्टिक सोडा है। अगर एसिटिक एसिड को मैं कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता हूं तो बनता है CH3CON और इसका नेचर होता है बेसिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 को आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गो अंडरगो एडिशन रिएक्शन? ये कार्बन कंपाउंड्स का क्वेश्चन पूछा गया जनरली, और इस एडिशन रिएक्शन को आप किस किस नाम से जानते हैं? वेजिटेबल ऑयल रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये दो नाम से और पूछी जाती है एग्जाम में। यहां डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन पूछी गई है। एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द हेल्प ऑफ निकेल और एक पैलेडियम, ये दो कैटालिस्ट होते हैं, और हाइड्रोजन गैस भी अपन यूज करते हैं, तब उसके अंदर आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीन्स जहां अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, करेक्ट? तो यहां अगर आप ध्यान से आप देखेंगे तो C3 जो H8 है, इसको आप देखो यहां पर C3H8 जो है ये मेरे पास इसके साथ बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि C4H8 ये डबल बॉन्ड है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल है। यहां देखो जितने कार्बन है हाइड्रोजन कितने उसके डबल से 2 कम है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। यहां देखो कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन उसके डबल है, तो ये डबल बॉन्ड है, और सिर्फ यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एडिशन के अंदर पार्टिसिपेट कौन करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को आप देखिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है कि यहां पर 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं, और यहां पर इनके केस में कुछ डाटा आपके पास गिवन है कि मुझे यहां पर यह बताना कि इन 4 सॉल्यूशन के अंदर अगर एक बल्ब को अगर अपन ले तो किसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होगी। तो करंट कब पास होती है? यहां अगर देखे जाए तो एथेनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl के पास फ्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एथेनॉल के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो ये चीज बैलेंस नहीं हो रही मेरे पास। सेम चीज फ्रक्टोज एथेनॉल के साथ नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं है। यहां पर अगर ऑप्शन डी के साथ आप जाओगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड NOOH, ये दोनों जो मेरे पास एसिड और बेस दे रखे हैं HCl और NOH, इन दोनों के पास फ्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिनके पास फ्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी की वजह से उसमें करंट पास होता है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन द मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। एक प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं कि जब भी कोई एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ एनी मेटल, तो यहां पर एक मेटल की बात कर रहे हैं अपन मैग्नीशियम, और एसिड मेरे पास कौन सा है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो जब भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट अपन क्या लेते हैं? पॉप साउंड होता है, जिससे अपन चेक करते हैं कि कौन सी गैस निकल रही है ये। अगर उस टेस्ट ट्यूब को अगर आप किसी कैंडल के पास ले जाओगे तो वहां पर कैसा साउंड आता है? पॉप साउंड। और ये पॉप साउंड स्पेशली टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस के लिए। तो इसमें मेरा ऑप्शन कौन सा होगा?
दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से केमिस्ट्री में मोस्टली जो क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से आया है, और एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन आई है। इसमें असर्शन आपको ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, इट इज करेक्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका रीजन इसने क्या लिखा है, द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम एंड वाटर। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब आपके पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपने देखा होगा हीट डेवलप होती है, और ये हीट डेवलप हो रही है, दैट इज द, सो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो असर्शन दे रखा और रीजन जो दे रखा दोनों करेक्ट है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊंगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर देखो 25 के अंदर मुझे सिर्फ दो टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। यहां पर एक क्वेश्चन आपके पास वापस एसिड एंड बेस आया है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब मैं ऐसे सब्सटेंसेस की बात करता हूं जिसमें उसकी स्मेल और ऑर्डर चेंज होता है, डिपेंड करता है कि वो किस सब्सटेंसेस का साथ आप ले रहे हैं। तो इसमें अंदर अपन बात करते हैं स्मेल एंड ऑर्डर चेंज होता है। ये दो चीजें चेंज होती है जब आप उनको किसी एसिड या बेस के साथ मिक्स करते हो। तो जनरली इसके अंदर अपन दो एग्जांपल ले सकते हैं, एक अनियन का ले सकते हैं आप, वनीला का ले सकते हैं आप, क्लोव ऑयल का ले सकते हैं आप। ये जनरली ये तीन एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक सॉल्ट के साथ अगर मैं एक वन फॉर्मूला यूनिट में अगर वाटर का मॉलिक्यूलर ऐड करता हूं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। इसके अंदर भी आप कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक कॉपर सल्फेट का लेते हैं CuSO4.5H2O। तो यहां पर इसका मतलब ये 5H2O, इसका मतलब मैंने वाटर के 5 मॉलिक्यूलर इसके अंदर ऐड किए। ऐसे कैसे आप एक जिप्सम देखते हो CaSO4.2H2O, इसमें वाटर के मैंने 2 मॉलिक्यूलर ऐड किए, तो इट शोज दैट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो इसके अंदर सिंपल सी आपको ज्यादा नहीं लिखना था, सिर्फ 2 लाइन के अंदर आपको बताना था और एग्जांपल देके बताना था कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है। इसके अंदर मेजर चीज आपको स्मेल और ऑर्डर के बारे में बताना था। ऐसे कोई सब्सटेंसेस जब किसी एसिडिक या बेसिक नेचर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका स्मेल और ऑर्डर चेंज होता है। एग्जांपल अनियन, वनीला, क्लोव ऑयल। सेम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास आप वाटर के साथ कितना ऐड करते हैं, दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी देखिए एनसीईआरटी के अंदर सिंपल सी रिएक्शंस दे रखी है आपके पास, उसी रिएक्शंस की फॉर्म में यहां पर क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 1 की ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लेड नाइट्रेट को अगर हीट किया जाए तो क्या होगा। लेड नाइट्रेट की अगर अपन बात करते हैं दैट इज PbNO3 का होल ट्वाइस, और अगर मैं इसको हीट करता हूं तो देखो क्या बनेगा मेरे पास, एक तो लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और ऑक्सीजन। तो इसके अंदर आपको ये 3 चीजें बतानी थी कि लेड नाइट्रेट को अगर अपन हीट करते हैं तो प्रोडक्ट में मेरे पास ये 3 चीजें आती है, एक लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की क्या बात है, ये ब्राउन फ्यूम्स के साथ वहां पर इवोपरेट होती है, ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में। ठीक है, एक प्रकार से ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है जिसको 4 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड कर रखा है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट क्या होता है, देखो FeSO4, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो आयरन अलग होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ये 2 फॉर्म में अलग फॉर्म में जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में यहां पर बोला गया सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो अगर मैं सिल्वर क्लोराइड लेता हूं AgCl और ये लाइट है अगर मेरे पास सनलाइट, तो आपको Ag अलग मिलेगा और क्लोरीन अलग मिलेगा। बैलेंस करना तो आप 2Ag लगा दीजिए, 2Ag + Cl2।
तो इन तीनों को आपको बैलेंस फॉर्म में आपको लिखना था। ये तीनों के तीनों चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन से। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, जनरली है गिव द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर फॉर्मूला यूनिट की अगर अपन बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये होता है CaSO4.12H2O, करेक्ट। और अगर इसका नाम अगर केमिकल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो वाटर का यहां पर हाफ मॉलिक्यूलर है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके दो यूज जनरली देखो, सब दो यूज की फॉर्म में अगर अपन बात करें तो पहला यूज कॉमन जो हर बार अपन लिखते हैं, फ्रैक्चर्ड बॉन्ड्स को फिक्स करने के लिए। दूसरा, जो भी डेकोरेटिव जो आइटम्स है, टॉयज है, ये डेकोरेटिव आइटम्स की फॉर्म में भी आप इसको यूज करते हैं। पहले POP की जनरली ये जितनी भी मूर्तियां जो बनती थी वो POP की बनती थी, लेकिन इको फ्रेंडली की वजह से अब अपन ये चूना यूज नहीं करके मिट्टी की बना रहे हैं। तो ये दो जनरली अपने को यूज बताने थे POP के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ये हो गया। ओके, 27 का बी पार्ट भी दे रखा अपने पास, तो इस बी पार्ट को भी एक बार डिस्कस करते हैं अपन। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग्स की बात करते हैं अपन कि इसके अंदर कौन सा एसिड आपके पास है। तो इसके अंदर अगर जनरली अपन बात करें तो इसमें एक एसिड होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को एक और नाम बोला जाता है मेथेनोइक एसिड। इन दोनों में से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना हो तो ये होता है HCOOH, ये होता है मेथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड कह सकते हैं आप, फॉर्मिक एसिड कह सकते हैं, या फिर HCOH। दूसरा क्वेश्चन इसने से पूछा कि while diluting an acid it is recommended that acid should be added to the water। ये जनरली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट होता है। इसके अंदर अपन ये चीज देखा जाता है कि इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस को डाइल्यूट करने के लिए अपन वाटर की यूज करते हैं कि जो भी रिएक्शन में जो हीट जो डेवलप होती है तो वाटर उस हीट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, अगर किसी कॉन्सेंट्रेट एसिड को अगर डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसमें वाटर मिक्स करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा कि बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज ए एंटासिड्स। तो एंटासिड्स जनरली किसको बोला जाता है? एंटासिड्स का मतलब मैं ऐसे बेस की बात करता हूं जो किसी भी एसिड के एक्सेसिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये जनरली यूज करते हैं अपन इसको माइल्ड बेस की फॉर्म में, माइल्ड बेस। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3, ये होता है आपके पास माइल्ड बेस, इसलिए इसको एंटासिड की फॉर्म में यूज करते हैं ताकि एसिड का जो एक्सेसिव इफेक्ट है उसको अपन न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर देखो, क्वेश्चन आपके पास एक होमोलॉजी सीरीज से रिगार्डिंग आया है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक होमोलॉजी सीरीज है जो एल्कोहल फैमिली से, और एल्कोहल फैमिली का एक फॉर्मूला दे रखा है CnH2n+1 और उसका फंक्शनल ग्रुप दे रखा है OH, और कुछ एथेनॉल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या पूछा, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला द नेम ऑफ द फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कोहल होमोलॉजी सीरीज। अब 4 मेंबर, इसका मतलब मुझे कार्बन यहाँ पर कितने यूज करना है? 4, 1 2 3 4। बैलेंस करते हैं इसको, तो CH3 CH2 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 और ये आपका OH। तो डेट इज CH3 CH2 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 एंड फंक्शनल ग्रुप डेट इज OH। तो दिस इज मैथ एथ प्रॉफ ब्यूट, सो दिस इज ब्यूटेनॉल। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 4th मेंबर की जो बात कर रहा है दैट इज ब्यूटेनॉल। सेकंड इसका बी पार्ट इसने पूछा कि व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4 एंड राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड। ये कार्बन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है कि अगर मैं एक एथेनॉल लेता हूं, एथेनॉल का मतलब यहां पर वापस देखिए अपन CH3 CH2 OH, अगर मैं इसको हीट करता हूं KMnO4 के साथ, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है कि जो ये एथेनॉल जो होता है इसको एक ये एक वर्क यहां पर कर रहा है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह।
तो इस एथेनॉल को एक ऑक्सीजन ऐड करवाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन इसको ऐड होगा तो ये जो एथेनॉल दे रखा है ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास एथेनोइक एसिड के अंदर, जिसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। तो सेकंड में आपके पास सिंपल सी एक रिएक्शन लिखनी थी, इधर मेरे पास एथेनॉल है, पोटेशियम परमैंगनेट है और प्रोडक्ट में मुझे मिलेगा एथेनोइक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। सी पार्ट के अंदर देखो क्वेश्चन आपके पास क्या आया यहां पर, राइट द केमिकल इक्वेशन of the ethanol with the ethanoic acid in the presence of concentrated H2SO4 and write the name of this reaction। ये कार्बन कंपाउंड की सबसे फेवरेट रिएक्शन है कि अगर मैं एथेनॉल लेता हूं, ये देखो एथेनॉल, और इसके साथ में क्या मिक्स कर रहा हूं, एथेनोइक एसिड, तो इधर मुझे बनता है एस्टर और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूलर। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, कि व्हेन एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल आर मिक्स्ड टुगेदर इन प्रोडक्ट वी विल फॉर्म एस्टर अलोंग विद वाटर। अगर इसको रिएक्शन में लिखना है तो देखो रिएक्शन में क्या लिखेंगे अपन, ये एथेनॉल CH3CH2OH प्लस एथेनोइक एसिड CH3COOH, तो यहां पर मेरे पास बनेगा CH3COOC2H5 प्लस H2 और इसी को बोला जाता है एस्टर। और इस एस्टर जो होता है एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होता है, एक फ्लेवरिंग एजेंट की फॉर्म में अपन इसको यूज करते हैं। जनरली अगर आप किसी मार्केट में जाओगे, किसी फ्रूट्स की दुकान पर जाओगे तो आपको जो स्मेल आती है एकदम फ्रेश फ्रूट्स की, वो एस्टर होता है, एक फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस है, तो उसको अपन यूज करते हैं। एक चीज इसने एक और चीज लिखी है कि अगर H2SO4 की फॉर्म में अगर यूज किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। इसको अपन कैसे करते हैं, देखो यहां पर कि अगर मेरे पास एक रिएक्शन वापस लिखते हैं यहां पर, देखो कि अगर मेरे पास दे रखा CH3CH2OH, CH3CH2OH, और अगर मेरे पास जो एसिटिक एसिड बना, सॉरी CH3COOH, अगर मैं अगर H2SO4 की फॉर्म में लेता हूं तो यहां बनता है मेरे पास एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर का मॉलिक्यूलर। तो यहां पर ये H2SO4 जो बना है वो काम करता है इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है दैट इज यूज्ड फॉर रिमूवल द वाटर। तो यहां पर ये मुझे दो रिएक्शन यहां पर ये लिखनी थी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 में देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट बोला कि जो आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड का मतलब जो मेटल और नॉन मेटल के आपस में मिक्स होने से बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स मतलब मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करने से जो कंपाउंड बने वो आयोनिक कंपाउंड बने। इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसलिए होते हैं कि जो कैटाइन होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो एनाइन होते हैं, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं अपन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में टाइटली कपल्ड करता है ताकि उसके बीच में जो ब्रिटल वाली स्टेट नहीं आए। इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये किस वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्डर। ये एक एलॉय है आपके पास। इसका यूज जनरली अपन करते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए। तो इसका सिंपल सा आंसर अपने को क्या लिखना था? बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से अपन सोल्डर को यूज करते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर लो होगा तो क्या होगा, जहां पर भी वायर को अगर मैं लगाऊंगा तो वहां पर जहां पर भी स्पेस होगा वहां पर ये इजीली रिकवर होकर वहां पर उसकी जगह को फिक्स कर देगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर पूछा गया है। क्वेश्चन ये बोला गया कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सी चीज अपने को ये लिखनी है कि कार्बन जो होता है वो सोडियम और मैग्नीशियम के कंपेयर में लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए कार्बन सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। थर्ड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन दिया यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हो सकता है कि एनसीईआरटी में नहीं मिले ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। इसको एक बार अपन वापस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड एक्स विथ एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स। तो जो रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं उसके जॉइन को फिक्स करने के लिए अपन जो यूज करते हैं दैट इज आयरन ऑक्साइड
Fe2O3, ये आयरन का ऑक्साइड होता है। तो ये जो X कंपाउंड जिसकी अपन बात कर रहे हैं दैट इज Fe2O3, और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। और बैलेंस फॉर्म में अगर अपन इसको लिखें कि Fe को अगर मैं कि मेरे पास ये एल्यूमिनियम है प्लस Fe2O3 है, अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा तो ये Fe प्लस Al2O3। तो इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन, और X जो था मेरे पास दैट इज आयरन ऑक्साइड। चलिए इसका बी पार्ट था आपके पास कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड। अगर इन दोनों को हीट किया जाए तो क्या बनेगा? अगर मैं कॉपर ऑक्साइड लेता हूं Cu2O प्लस कॉपर का सल्फाइड अगर मैं लेके चलता हूं तो यहां पर मेरे पास बनता है कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में बोला गया है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखो मैंने यहां पर 2 प्लेस किया। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो कॉपर 4 + 2 6 है, तो यहां पर कॉपर को मैंने 6 किया। बाकी सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। तो ये आपके पास रिएक्शन थी। सेकंड क्वेश्चन जो बोला गया है ZnS इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपके मेटल और नॉन मेटल का क्वेश्चन है जिसमें एक टर्म आप पढ़ते हो रोस्टिंग। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग, कि जब किसी सल्फाइड और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है और वो सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है तो उसको बोला जाता है रोस्टिंग। और इसका ऑपोजिट भी था आपके पास एक कैल्सिनेशन जिसमें अपन कार्बोनेट ओढ़ लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन देखो आपके पास ZnS, अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो जिंक का ऑक्साइड बनेगा ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन बनेगी मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास इसका बी पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि द वायर कैरिंग करंट इन होम्स हैविंग द कोटिंग ऑफ PVC। PVC का मतलब क्या होता है? यहां पर PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है जिसके अंदर करंट लीक नहीं होता। और जनरली PVC अपन यूज किया करते हैं टू स्टॉप शॉर्ट सर्किट, प्रिवेंट करंट लीकेज। तो इन दोनों प्रॉब्लम को अपन रिजॉल्व करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उस पर कोटिंग होती है PVC। तो आपको ये दो चीजें लिखनी होती है कि एक तो वो करंट का इंसुलेटर होता है और इस वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होता और करंट वहां पर लीक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोला टू मेक द हॉट वाटर टैंक कॉपर इज यूज नॉट स्टील, कि जितने भी हॉट वाटर जो टैंक होते हैं वो अपन कॉपर के बनाते हैं, वहां पर अपन स्टील के नहीं बनाते या आयरन का यूज नहीं करते हैं। कि कॉपर जो होता है, कॉपर, और अगर मैं आयरन की बात करूं, ये आयरन स्टील इन्हीं से बनता है वैसे जनरली। तो कॉपर अपन इसलिए यूज करते हैं कि कॉपर जो होता है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और ये कोरोजिव रेजिस्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे कोरोजिव रेजिस्टेंट। कोरोजिव रेजिस्टेंट का मतलब अगर मैंने कॉपर का अगर टैंक बनाया है तो उस पर रस्ट लगने के चांसेस न के बराबर होता है। ये कोरोजन को प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं स्टील अगर यूज करता हूं तो वहां पर रस्ट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, दूसरा ये कोरोजिव रेजिस्टेंट होता है। तो ये दो पॉइंट इसके अंदर आपको लिखने थे। एक सी पार्ट इसके अंदर बोला गया था फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड का आपको EC बना के दिखाना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर कैल्शियम की बात अपन करते हैं तो 2+, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2-, यही आयोनिक कंपाउंड होता है। कैल्शियम का यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है 20। अगर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, अगर मैं इसका EC बनाऊं KLMN, तो इस 20 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा 2 8 8 2। तो कैल्शियम के आउटर सेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। और वही अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का आता है आपके पास 8 नंबर पर, तो 2,6। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 6। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के आउटर सेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कैसे बनाओगे आप इसको? ये कैल्शियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने यहाँ पर। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे यहाँ पर।
तो जैसे ही आगे रिएक्शन में जाएगा तो कैल्शियम के पास जैसे ही जाएगा ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहाँ +2, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको सिंपल सा कैल्शियम और ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता के आपको बताना था कि आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है। तो ओवरऑल जो केमिस्ट्री का पेपर था मॉडरेट था, पेपर थोड़ा सा लेंथी था, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के बच्चों को छूट सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपने को यह देना था कि केमिस्ट्री के पेपर में सिर्फ आपको पॉइंट वाइज डाटा लिखना था, ज्यादा समराइज नहीं करना था। ओवरऑल पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो मॉडरेट था। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसा रहा तुम्हारा पेपर? मैच खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया से और मैच करा दिया जिम्बाब्वे से। इतना इजी पेपर तो हमने भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सीबीएसई ऐसा करेगा 10th क्लास के साथ। आई थिंक लास्ट ईयर का पेपर देखते हुए सीबीएसई को लगा कि नहीं बच्चे थोड़ा कम मेहनत करते हैं, पर उन्हें पता नहीं ये बच्चे हमारे चीते हैं। बहुत सारी मेहनत की तुमने, लेकिन पेपर जो मिला एकदम बड़ा आसान सा पेपर मिला। हाँ, कुछ क्वेश्चन टफ नहीं कह सकते, थोड़े अलग थे, लेकिन पेपर आपका बहुत ईजी था। और हाँ, कुछ 1-2 सवाल थे जो अलग जगह से बने हैं, लेकिन बाकी सारा पेपर आपका जो देखा गया है वो बहुत इजी पेपर बना है। चलो बात करते हैं तुम्हारे फिजिक्स वाले सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या था तुम्हारे। The rays from the sun converges at a point 25 सेंटीमीटर behind a convex lens। कि सर कॉन्वेक्स लेंस अगर है आपका, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो सन से रेस कहां से आएगी? इंफिनिटी से। अगर सन से रेस आपकी इंफिनिटी से आएगी तो वो रेस कहां मीट करेगी सर? कि हमें पढ़ा है सर, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में यही पढ़ा जाता है कि जो इंफिनिटी से रेस आती है वो कहां पे कन्वर्ज करती है? फोकस पे। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी आपके? 25 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या देखा? The distance at which the object placed in the front of the lens that get a virtual image। सर वर्चुअल इमेज जो है आपका, ये लेंस जो है वर्चुअल इमेज कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? ऑप्टिकल सेंटर या और फोकस के बीच में हो। ऑप्टिकल सेंटर या किसके बीच में हो? फोकस के बीच में हो। मतलब आपका जो लेंस रख रहे हो आप, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये आ गया फोकस जो कि 25 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट 25 से कम डिस्टेंस पे रखो। तो कौन कौन सा आंसर होगा आपका? सीधा दिख रहा है यहां से सेकंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी था आपके, एकदम हलवा क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा आपके 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो। अरे पहला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो अपने क्या है यहां पे। टू रीस्टोर द क्लियर विजन ऑफ अ पर्सन हुज आईबॉल साइज इज रिड्यूस। अगर आईबॉल की साइज रिड्यूस हो जाए सर, आईबॉल की साइज आपके क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, तो उससे हम क्या बोलते हैं बेटा? इमेज कहां बनेगी आपके? ये आपका लेंस हो गया, रेज आएगी तो इमेज बनती है अपने बिहाइंड द रेटिना। मतलब ये आपका क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। अगर सर हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसके करेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं? एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में कौन सा लगाते हैं बेटा? ये हमने पढ़ रखा है। क्या कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस, जो कि कैसा है? एक आपका कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी था, इसमें भी कोई ज्यादा घुमा के नहीं पूछा उन्होंने, सीधा सीधा सा पूछा है कि अगर आईबॉल की साइज रिड्यूस हुई है तो आपके कौन सा लेंस काम मिलेंगे? तो आंसर होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या है क्वेश्चन? कि अ नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो सर मैग्नेटिक कंपास की नीडल अगर नॉर्मली मैं रख दूं तो वो किस तरह पॉइंट होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। होगी सर। वाई? बिकॉज ये नीडल किसकी तरह बिहेव करती है? आपके बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करती है? बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करती है? बार मैग्नेट की तरह। लेकिन इसने क्या बोला है? अगर मैं नॉर्मली रखूं तो ये नॉर्थ टू साउथ रहेगी, लेकिन इसने क्या बोला? अगर किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो आप। कहां रख दो आप इसको? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। कि सर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बार मैग्नेट जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में मुड़ेगा। क्या होगा? अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये आपकी जो निडल भी किस तरह पॉइंट करेगी?
उसी डायरेक्शन में। सो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा, द बिहेवियर ऑफ अ नीडल ऑफ अ कंपास इज सेम दैट द फ्रीली सस्पेंडेड बार्ड मैग्नेट। बिल्कुल सर, ये एकदम सही बात है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ऊपर वाला फॉल्स है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, एसएसएन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, इसमें ये पहला वाला आपका ट्रू करके तो नहीं आयो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला और इजी सवाल। पता नहीं क्या किया इस बार सीबीएसई ने तुम्हारे साथ, इतना इजी क्वेश्चन। पहला के सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ velocity in light in vacuum and velocity in light in medium is called as a absolute refractive index। फिर आपको क्या दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है सबकी। चलो सर सही है। तो सर पहले तो इनको आप इन्होंने क्या बोला है, अरेंज दीज मटेरियल टेबल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ग्लास। पहले तो आप एक काम करो, इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रख दो। 1.31 किसका है आपके सी का, फिर 1.46 किसका है आपके बी का, और 1.50 किसका है ए का, और डी क्या होगा आपका 1.77 किसका हो गया आपके डी का। तो सर हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, n इक्वल टू सी बाई बी। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो जस्ट उल्टा जो है कम, सबसे बड़ा सबसे कम स्पीड किसमें होगी, लाइट की स्पीड डी, फिर ए, फिर बी एंड फिर सी। क्या होगा ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपका क्या होगा, सबसे 1, फिर स्पीड 2, फिर आपका 3 और फिर 4। ये होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। तो फिजिक्स में जैसे जैसे क्वेश्चन अब हमने साल भर किए हैं उसका तो 10% पेपर नहीं था ये। आपने अच्छे क्वेश्चन किए, इतने तगड़े क्वेश्चन किए, लेकिन इस बार पता नहीं सीबीएसई को बच्चों पे दया आ गई है। हाँ, अगला देखो, हाउ द चेंज इन कर्वेचर के सर ये क्वेश्चन आपने कॉम्पिटेंसी वाला में सीधा दे रखा है कि सर अगर फार ऑब्जेक्ट है, अगर कैसा ऑब्जेक्ट है आपका फार ऑब्जेक्ट है, तो आई मसल्स क्या रहती है, रिलैक्स रहती है। लेकिन अगर नियर ऑब्जेक्ट है तो मसल्स कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में जो कर्वेचर है, कर्वेचर ये ना होके उसकी जगह कर्वेचर कैसा होगा आपका, ऐसा। तो इस केस में कर्वेचर उसका क्या हो जाएगा, आपके कम हो जाएगा, और उस केस में आपका जो कर्वेचर है वो क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा, स्टेट द रेंज ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये तो सर नींद में कोई बच्चा बता सकता है कि सर पावर ऑफ अकोमोडेशन 2 पॉइंट होते हैं हमारे, एक नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट। नियर पॉइंट और दूसरा क्या है आपका फार पॉइंट। नियर पॉइंट आपका सर 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट आपका इंफिनिटी। देखो सीबीएसई ने इस बार आपका पेपर को लेंथी भी नहीं बनाया है, क्वेश्चन सारे 1 वर्ड जैसे क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट ऑफ अ ओल्ड मैन हु कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर टू द 1 मीटर अबाउट फ्रॉम हिज। तो सर ऑब्जेक्ट को उसका जो नियर विजन करेक्ट नहीं है, जबकि वो फार का क्या देख सकता है, फार का विजन जो है उसका क्या है, करेक्ट है। मतलब सर हाइपरमेट्रोपिया है, क्या है आपको उसको, हाइपर मेट्रोपिया। क्या एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन दे दिए सीबीएसई ने इस बार। ये क्वेश्चन सेम हम आगे करते हैं और ये क्वेश्चन आपके क्या आ गया है, सेम आ गया यहाँ पे। तो सर हाइपरमेट्रोपिया को सही करना है तो ये आपका लेंस लगा यहां पे आपका लेंस है, ये आपका रेज अगर जो आई है यहां से, जो नियर पॉइंट से जो आपके रे आई है, वो जो रे आपके नियर पॉइंट से जो रे आई है वो रे आपके इमेज क्या बन रही होगी, उनकी
बिहाइंड द रेटिना। कहाँ बन रही होगी? बिहाइंड द रेटिना। लेकिन अगर इसको सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चाहिए होगा एक कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस चाहिए होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस चाहिए होगा? कॉन्वेक्स लेंस। और जो कि क्या करेगा कि यहां आपका नियर पॉइंट है और यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, जो रेस को क्या करेगा? आपके कन्वर्स करेगा और एंड में फाइनल इमेज आपके क्या बनेगी? रेटिना पे बनेगी। इस तरह का ये आपको डायग्राम बनाना था और बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आपको देखो एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन दे दिए इस बार इन्होंने क्या किया है कि लाइट से क्वेश्चन कम देके इन्होंने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से ज्यादा क्वेश्चन दिए। वहीं पे उस दूसरे सेक्शन में भी हमने देखा है कि जो ज्यादा क्वेश्चन है उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से दिए है, इलेक्ट्रिसिटी से तो क्वेश्चन दिए ही नहीं। पता नहीं इनको लगा कि भाई बच्चे साल भर न्यूमेरिकल करते रहते हैं, अब अगले साल के बच्चों की गलत आदत पड़ जाएगी, वो न्यूमेरिकल करेंगे नहीं तब ये न्यूमेरिकल दे देंगे। पता नहीं क्या हुआ इनको। अगला ये अच्छा क्वेश्चन था कि सर एक बल्ब है, एक आपका बल्ब है और एक आपका क्या है? हीटर। तो बल्ब का पावर क्या होता है? लेस। और इसका पावर क्या होता है? मोर। कि सर P इक्वल टू क्या होता है? अगर पावर लेस है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा सर? रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई। रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? हाई। क्योंकि P इक्वल टू क्या होगा सर? V स्क्वायर अपॉन R। तो P जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। तो इसका रेजिस्टेंस होगा हाई और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लो। तो दोनों को जब मैं किसी पैरेलल सर्किट में जोड़ूंगा, ये आपका हाई रेजिस्टेंस है और ये आपका क्या हुआ? लो रेजिस्टेंस है। सर हमें पता है कि सर आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? आपके आर। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट क्या होगी? आपके कम। तो यहां पे क्लियर दिखेगा कि जो बल्ब में है उसमें से I1 करंट आ रही है और इसमें से क्या करंट जा रही है? I2 करंट। लेकिन I1 की वैल्यू क्या होगी? लेस। और इसकी वैल्यू क्या होगी? मोर। तो हीटर में से ज्यादा करंट जाएगी और ज्यादा करंट जाने के कारण आपका जो बल्ब है उसमें से कम करंट जाने के कारण बल्ब आपका क्या हो जाएगा? डिम। तो आंसर क्या होगा? सीधा सा है कि सर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज। अगला देखो क्वेश्चन इसमें। अगला देखो कि ये क्वेश्चन तो हलवा सवाल है सर, ये सेम क्वेश्चन आपके देख रखा है। 3 रजिस्टर है 8 ओम के, तो सीधा हुआ सर एक 8 यहां बनाया और एक 8 यहां। ये 8 ओम, ये 8 ओम और ये 8 ओम। 8 और 8 का क्या हो जाएगा? आपके 4 ओम और ये आगे आपके 8 ओम कितना हो जाएगा? 12 ओम। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो ये क्वेश्चन क्या था आपके? ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ अ रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। सीधा सा सवाल सर ये वाला तो हवा में करके आते हैं सर। क्या कि एक रे इंसिडेंट करी और रे यहां से क्या कर गई? बेंड। और बेंड करने के बाद रे कैसे निकल गई? आपके इस तरह से। तो रे को जाना कैसे था? इस तरह से। तो ले का कैसे हो गया? लेटरल डिविएशन। इस कंडीशन में क्या हुआ? रे का आपके लेटरल डिविएशन। फिर अगला क्वेश्चन देखो ग्लास प्रिज्म का। ये आपका ग्लास प्रिज्म है, यहां से जब भी रे आती है तो वो कैसे जाती है? इस तरह से। कि सर अगर प्रिज्म में इसने क्या बोला है कि अगर लाइट की डायरेक्शन चेंज कर दो सर। डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी एंगल ऑफ डेविएशन पे कोई भी फर्क आपके नहीं पड़ेगा। एंगल ऑफ डेविएशन विल बी रिमेन सेम। तो अगेन एक ऐसा सवाल जो बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इन्होंने बहुत ही आसान सा दिया है। ये आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था। इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला, अब ये क्वेश्चन पता नहीं क्या क्वेश्चन है, बहुत इजी सा सवाल है। पता नहीं इतना इन्होंने माहौल बना के दिया है। कॉम्पिटेंसी के जो केस स्टडी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है कि करंट है x एम्पियर। ये I की वैल्यू क्या है? x एम्पियर। और वायर की लेंथ है L। तो वायर की लेंथ L है तो रेजिस्टेंस उसका है R। What will be the ammeter reading of a length of if the nichrome wire is doubled? कि सर अगर नाइक्रोम वायर को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका?
2R। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस I है, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R था। फर्स्ट केस में V अपॉन R था, सेकेंड केस में V अपॉन क्या हो जाएगा, 2R। तो करंट क्या हो जाएगी आपके सीधी x/2। करंट क्या हो जाएगी, हाफ। रेजिस्टेंस डबल हो गया, करंट क्या होगी आपके, हाफ। सेकेंड पार्ट में कि सर व्हाट हैपेंस टू द अमीटर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया द नाइक्रोम वायर इज डबल्ड कीपिंग द वायर ऑफ लेंथ सेम। कि सर वायर की लेंथ थी L, एरिया था A और रेजिस्टेंस था R, और करंट कितनी फ्लो कर रही थी, V/R। सेकेंड केस में इन्होंने क्या किया है, नाइक्रोम की लेंथ को क्या किया, इसने क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया कि सर R इक्वल टू ρL/A। सेकेंड केस में लेंथ वही रखी और एरिया को क्या कर दिया, डबल। तो इस केस में क्या होगा, ρL/2A। तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, R बाई क्या हो गया 2। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I डैश कितना होगा, V अपॉन R/2। तो I डैश हो जाएगा आपके 2V/R, मतलब डबल। कि सर सीधा सा है, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ते ही रेजिस्टेंस कम हो गया और करंट आपकी बढ़ गई। तो बेटा ओवरऑल तो मुझे तो अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि बहुत ज्यादा कोई टफ आया हो, सारे के सारे बहुत इजी सा पेपर था। अगला देखो, देखो ये सी पार्ट में क्या दिया, सी क्वेश्चन में क्या दिया, रजिस्टिविटी किसे कहते हैं सर, इट इज अ नेचर ऑफ मटेरियल विच अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। RA बाई क्या होगा, रो इक्वल टू RA बाई L होगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम इंटू मीटर होगी। कंपेयर द रजिस्टिविटी ऑफ अलॉय विथ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मटेरियल। सर मेटल की जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, लेस, जबकि अलॉय की रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई। अलॉय की रजिस्टिविटी जनरली क्या होती है, रेस्पेक्टिवली आपके ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाई द टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द एक्सक्लूसिव फिलामेंट ऑफ द लैंप। लैंप कैसे जलता है कि लैंप सर आपका, लैंप जलने के लिए पहले उसमें से करंट फ्लो करती है, हैवी करंट फ्लो होती है, तो वो क्या करने लगता है, वो हीट देता है, और हीट देने के बाद उसमें से क्या होता है, फिर वो आपके जलने लगता है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, हाई। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और यही आपके बल्ब का मेजर सीन है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपके हाई। सेकेंड, द कंडक्टर ऑफ द ब्रॉडकास्टर इज रेदर देन अलॉय रेदर देन मेटल। सर वही बात, ऊपर वाली बात कि सर मेटल का, ये शायद हमने एक अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ब्रेड टोस्टर, फिर सेम लाइन भी कही थी कि सर अगर कॉपर का अगर हम ब्रेड टोस्टर काम में लेंगे तो फिर आपको सुबह तांबे वाले ब्रेड ही खाने पड़ेंगे, क्योंकि अलॉय का टेम्परेचर, अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और आपके मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपके कम होता है। ठीक है, लास्ट देखो, लिस्ट एनी टू फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन हाउसेस। सर दो फीचर के, एक तो हमारे अल्टरनेटिंग करंट होती है, कि सर एक तो हमारे क्या होती है, दो चीजें हैं, दो कंडीशन के। एक तो आपके हमारे यहाँ पे कौन सी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, और सर वोल्टेज होता है 220 से 230 वोल्ट। दूसरा कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में फर्क क्या है, डायरेक्ट करंट में बेसिक है, डायरेक्ट करंट की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ क्या रहती है, आपके कांस्टेंट होती है, और अल्टरनेटिंग करंट की जो है उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती है। हमारे अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जबकि डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है इनफाइनाइट। ठीक है, और एक और चीज और बता सकते हैं, डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट को है उसमें हमारे जो टर्मिनल्स का फर्क नहीं पड़ता है, जबकि डायरेक्ट करंट में टर्मिनल्स का फर्क पड़ता है। आगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन डोमेस्टिक सर्किट। मैंने इस YouTube चैनल का जो पहला वीडियो बनाया था उसके लास्ट में यही बात डिस्कस की थी, और बड़े अच्छे प्यार से हमने ये चीज बनाई थी। अब मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट बता सकता हूं कि लाइव हमारे वीडियो में पहले दिन ही हमने डिस्कस किया था। ये दो वायर है, हमसे उस दिन भी ब्लैक वायर नहीं बना था और आज भी नहीं बनेगा। लाइव वायर है हमारा रेड कलर का, और ब्लैक वायर है आपका न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो पेपर ओवरऑल बेटा, ओवरऑल पेपर बहुत इजी था, सारे के सारे
सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो बड़े इजी से थे। और कुछ बचा है क्या? हाँ ये देखो एक और क्वेश्चन। क्या पता इस बार तो हमें लगभग पता ही चल, जैसे ऐसा लग रहा है कि हमें आइडिया ही हो गया था कि ये वाला क्वेश्चन। हमने ये बात डिस्कस ही की थी संदीप सर से, हमने ये बातें डिस्कस की थी फ्यूज आएगा, और सुबह जो बच्चे मिले थे उनसे हमने बात ही करके आए थे कि फ्यूज क्या है। फ्यूज का हमने सीधा सीधा सा बताया था, फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, ये आपका लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सीरीज में लगता है, सब बातें कर रखी थी, ठीक है। और दूसरा ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट देख लो। ओवरलोडिंग क्या होता है कि सर हमारे यहाँ पे सारे भाई साहब क्या करते हैं, जब भी कोई शादी होती है तो वो एक ही 3 पिन लगाते हैं, उसमें सारे बहुत सारे क्या कर देते हैं, कनेक्शन करते हैं। या घर पे जब ये शादी वादी होती है तो एक ही सॉकेट में सबके सब क्या करते हैं, तार लगा देते हैं, अलग अलग लाइटें लगा देते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। जब आप बहुत सारे कनेक्शन किसी एक सॉकेट से करते हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि अगर पाथ शॉर्ट हो जाना, पाथ का शॉर्ट हो जाना, क्यों होता है ये कि सर ये ओवरलोडिंग तो आपका सीधा सीधा सा इसलिए होता है जब हम बहुत सारे कनेक्शन कर लेते हैं। ये क्यों होता है, जब किसी कंडीशन के कारण आपका क्या हो, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या हो जाए, उनके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट है सर मटेरियल यूज इन द फ्यूज वायर। अगेन ऐसा मटेरियल काम में लेंगे, ऐसा मटेरियल काम में लेंगे कि जो क्या करेगा, आपका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। तो ये बातें भी डिस्कस थी। तो ओवरऑल पेपर बहुत इजी था। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन आपके अगले एग्जाम के लिए। चलो साइंस का पेपर जिसका सबसे ज्यादा डर था और वो पेपर आपका सबसे ज्यादा आसानी से हुआ है और बहुत इजी सा पेपर आया है। ऐसा भी नहीं कह सकते ये लेंथी नहीं था, बिल्कुल भी लेंथी नहीं था, बहुत शॉर्ट था। फिजिक्स वाला पोर्शन तो आप लगभग फोड़ के आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।